जय हिंद। आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशनल स्टडी 4.4 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नया चैप्टर शुरू किए थे जिसमें हम लोग केमिकल कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसे हम लोग एसिड, बेस और साल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्हेनियस का सिद्धांत पढ़ा था। कल की क्लास में हम लोग आर्हेनियस के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि आर्हेनियस जी ने एसिड बेस के बारे में क्या बताया, और ब्राउनस्टीन और लारी का सिद्धांत पढ़ा था। उसके बाद लुईस का सिद्धांत पढ़ा था कि लुईस जी ने हम लोगों को एसिड, बेस और साल्ट के बारे में क्या बताया कि एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि स्रोतों के आधार पर कार्बन, स्रोतों के आधार पर जो होता है अम्ल, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। स्रोतों के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्ल जो होता है दो प्रकार का होता है, कार्बनिक एसिड और अकार्बनिक एसिड। उसके बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ा था कि अम्ल जो होता है दो प्रकार का होता है, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रा अम्ल। इसके बाद हम लोग आज हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की H+ आयन त्याग करने की जो क्षमता है उसके आधार पर पढ़ेंगे कि अम्ल जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो आइए पढ़ते हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन आयन के त्याग करने के आधार पर रासायनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक यौगिक हाइड्रोजन H+ आयन के त्यागने के आधार पर हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर हम पढ़ेंगे अम्ल कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर अम्ल जो होगा वह दो प्रकार का होगा। पहला प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल या स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड। उसके बाद दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, वीक एसिड। तो अम्ल जो है हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर अम्ल जो होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो है प्रबल अम्ल और दूसरा जो है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ऐसा जो है अम्ल, ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में जो है पूर्ण रूप से क्या होता है, विलीन हो जाता है, पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, उसी को हम लोग जो होता है प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? तो प्रबल अम्ल ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से विलीन हो, पूर्ण रूप से घुलनशील हो या पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, टूट जाए जलीय विलयन में, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल जो होता है ऐसा अम्ल, अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से या पूर्णतः विलीन हो जाए, विलीन हो जाए, वह जो होता है प्रबल अम्ल कहलाता है। और दुर्बल अम्ल जो होगा ऐसा अम्ल, ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से
विलीन हो जाए, विलीन हो जाए। तो दुर्बल अम्ल जो होता है, ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से या थोड़ा विलीन हो जाए, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो प्रबल अम्ल जो होता है, यह जलीय विलयन में अधिक मात्रा में जो होता है H+ आयन का त्याग करता है, H+ आयन का त्याग करता है। दुर्बल अम्ल जो है, यह जलीय विलयन में वह कम H+ आयन का त्याग करता है। तो प्रबल अम्ल जो होता है, यह अधिक मात्रा में H+ आयन अधिक मात्रा में त्यागता है, त्याग करता है, त्याग करता है। दुर्बल अम्ल जो है, यह H+ आयन का कम मात्रा में त्याग करता है, त्याग करता है, त्याग करता है। तो हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर जो है अम्ल दो प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो होता है, ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः या पूर्ण रूप से जो होता है घुलनशील होता है, विलीन होता है, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। यह जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H+ आयन का त्याग करता है, जबकि दुर्बल अम्ल जो होता है जलीय विलयन में कम मात्रा में H+ आयन का त्याग करता है। तो प्रबल अम्ल जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, प्रबल अम्ल जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H3PO4, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। यह जो नीचे लिखे हैं वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यह जो अधिक मात्रा में H+ अधिक मात्रा में त्यागने के आधार पर त्याग करता है, और यह जो है H+ आयन का कम मात्रा में त्याग करता है, त्याग करता है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रबल अम्ल में जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HBr, फास्फोरिक एसिड, H3PO4 और नाइट्रिक एसिड आदि। ये जो है यह प्रबल अम्ल के उदाहरण है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। दुर्बल अम्ल के उदाहरण जो है सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लारिक एसिड, आदि। ये जो है दुर्बल अम्ल के उदाहरण है। दुर्बल अम्ल जो होता है प्राकृतिक में या प्राकृतिक जिन भी अम्लों का जो है
त्याग करती है। प्राकृतिक में जो भी अम्ल पाए जाते हैं वह दुर्बल अम्ल होते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्राकृतिक जो होती है वह नुकसान, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसलिए प्राकृतिक में जो भी अम्ल पाए जाते हैं वह अधिकांशतः जो होते हैं वह दुर्बल अम्ल होते हैं। तो इसको पीएच स्केल पर हम लोग देखेंगे कि प्रबल अम्ल जो होता है, प्रबल अम्ल हम लोग जानते हैं कि एसिड बेस को और साल्ट को जो है एक पैमाने के आधार पर रखते हैं, पीएच स्केल, जिससे मापा जाता है। पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में की थी। पीएच स्केल जो होता है 1 से लेकर 14 तक होता है, 1 से लेकर 14 तक, जिसमें 1 से लेकर 7 तक, 1 से 7 तक के नीचे एसिड, अम्ल, 7 से लेकर 14 तक बेस यानी क्षार होता है। 1 से लेकर 7 से कम जो होता है एसिड होता है, 7 से ज्यादा और 14 तक बेस, और जो 7 होता है वह साल्ट को डिनोट करता है, साल्ट को दर्शाता है, लवण को दर्शाता है। तो प्रबल अम्ल जो है 1 से लेकर 3.5 तक के जितने भी अम्ल है उनका पीएच मान, यदि जितने भी यौगिक का पीएच मान 1 से 3.5 तक के आएंगे वह जो होगा प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और 3.5 से ज्यादा और 7 से कम होगा तो वह वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पीएच स्केल पर जो होता है 1 से लेकर 3.5 तक जो आएंगे एसिड जिनका पीएच मान होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड, और 3.5 से ज्यादा 7 से कम जिनका पीएच मान होगा वह वीक एसिड यानी कमजोर यानी दुर्बल अम्ल होंगे। यदि तुलनात्मक आधार पर यदि दे दे कि किसी 2 एसिडों में एक का पीएच मान 5 और दूसरे का पीएच मान 6 है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? तो यह तुलना के आधार पर जो होगा, जिसका मान कम होगा वह स्ट्रॉन्ग एसिड और जिसका मान ज्यादा होगा वह दुर्बल अम्ल होगा। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जलीय विलयन के आधार पर अम्ल जो होता है वह कितने प्रकार का होता है। जल में विलीन या जल में घुलनशील के आधार पर, घुलने के आधार पर जो होता है अम्ल वह कितने प्रकार का होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर विलयन। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर विलयन जो होगा वह कितने प्रकार का होगा। जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल।
तो जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर जो होगा विलयन वह दो प्रकार का होता है। पहला सांद्र अम्ल, दूसरा तनु अम्ल। पहला जो होगा सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल। दूसरा जो होगा वो तनु अम्ल, दूसरा तनु अम्ल। सांद्र का मतलब गाढ़ा। ऐसा विलयन या ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा जो होगी वह ज्यादा होगी, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन या अम्लीय विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा हो जो ज्यादा हो, वैसे अम्लीय विलयन को हम लोग सांद्र विलयन, सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा जो है वह कम होगी, वैसे विलयन को हम लोग तनु अम्ल कहेंगे। तनु का मतलब पतला और सांद्र का मतलब गाढ़ा। तो ऐसा विलयन, ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हो। अपेक्षाकृत अधिक हो, ऐसे विलयन को हम लोग सांद्र विलयन या सांद्र अम्ल कहेंगे। उसके बाद तनु अम्ल ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो। ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 kg 2 लीटर जल में 5 kg यदि चीनी घोला जाए और एक तरफ 5 kg जल में 5 लीटर जल में 2 kg चीनी का अगर घोल तैयार किया जाए तो आप देख सकते हैं कि जो एक विलयन जो बनेगा वह गाढ़ा और एक दूसरा विलयन जो बनेगा वह पतला होगा। तो उसी प्रकार से यदि ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, विलयन में आप जानते हैं कि विलयन में विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलायक जो होता है जिसमें हम किसी पदार्थ को, किसी भी यौगिक को जिस पदार्थ में हम लोग घोलते हैं उसे हम लोग विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ, जो यौगिक घुलता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं।
विलयन और विलायक और विलेय से मिलकर हम लोग का एक विलयन तैयार होता है। तो सांद्र अम्ल जो है ऐसा अम्लीय विलयन होगा जिसमें अम्ल की मात्रा जो होगी वह ज्यादा होगी, और तनु अम्ल जो होगा ऐसा विलयन होगा, ऐसा अम्लीय विलयन होगा जिसमें अम्ल की मात्रा जो होगी कम होगी। तो ऐसे विलयन को हम लोग सांद्र विलयन, और ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन। जो विलयन गाढ़ा होगा उसे हम लोग सांद्र विलयन, और जो विलयन पतला होगा उसे हम लोग तनु विलयन कहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर, हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर अम्ल के प्रकार। हाइड्रोजन के त्यागने के आधार पर अणु हाइड्रोजन परमाणु या H+ की संख्या के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर अम्लों के प्रकार, अम्लों के प्रकार। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर अम्ल का प्रकार जो होगा वह 3 प्रकार का होगा। पहला जो है मोनोप्रोटिक, पहला हम लोग देखेंगे मोनोप्रोटिक अम्ल, मोनोप्रोटिक अम्ल, मोनोप्रोटिक अम्ल, मोनोप्रोटिक अम्ल जो होगा वे अम्ल जो जलीय विलयन में एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं, उसे हम लोग मोनोप्रोटिक अम्ल कहते हैं, उसे हम लोग मोनोप्रोटिक अम्ल कहते हैं। या वे अम्ल जो जलीय विलयन में मात्र एक प्रोटॉन का त्याग करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, उसे हम लोग मोनोप्रोटिक अम्ल कहते हैं। तो ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में मात्र एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं, उसे हम लोग मोनोप्रोटिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, HBr आदि। तो ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में मात्र एक प्रोटॉन या एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं, उसे हम लोग मोनोप्रोटिक अम्ल कहते हैं। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। दूसरा जो होगा डाइप्रोटिक अम्ल, दूसरा
पॉलीप्रोटिक अम्ल, पॉलीप्रोटिक अम्ल जिसे हम लोग डाइप्रोटिक अम्ल भी कहते हैं, डाइप्रोटिक अम्ल, डाइप्रोटिक अम्ल, डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। तो ऐसा अम्ल जो जलीय विलयन में मात्र 2 प्रोटॉन का 2 हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं उसे हम लोग डाइप्रोटिक अम्ल या पॉलीप्रोटिक अम्ल कहते हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें ऐसा जलीय विलयन जिसमें मात्र 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉनों या हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं, डाइप्रोटिक अम्ल कहलाते हैं, डाइप्रोटिक अम्ल कहलाते हैं। ऐसा जलीय विलयन जिसमें मात्र 2 प्रोटॉन या हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं उसे हम लोग डाइप्रोटिक अम्ल कहते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, H2SO4, उसके बाद H2CO3 कार्बोनिक अम्ल आदि। तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर अम्ल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, जिसमें दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि डाइप्रोटिक अम्ल ऐसा जलीय विलयन जिसमें मात्र 2 प्रोटॉनों का त्याग करते हैं उसे हम लोग डाइप्रोटिक अम्ल कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद तीसरा हम लोग देखेंगे ट्राइप्रोटिक अम्ल, ट्राइप्रोटिक अम्ल ट्राइप्रोटिक अम्ल ट्राइप्रोटिक एसिड ऐसा जलीय विलयन जिसमें जिसमें 3 प्रोटॉनों का त्याग होता है, 3 प्रोटॉन या हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं, तो ट्राइप्रोटिक अम्ल जो है ऐसा जलीय विलयन जिसमें 3 प्रोटॉन 3 हाइड्रोजन परमाणु का त्याग करते हैं उसे हम लोग ट्राइप्रोटिक अम्ल कहते हैं। जैसे आर्सेनिक अम्ल H3AsO4, H3AsO4, आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक अम्ल। उसके बाद जो है
फास्फोरिक एसिड फास्फोरिक अम्ल आदि। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम लोगों ने अम्लों को पढ़ा कि पहला जो होता है हम लोगों ने पढ़ा कि पहला जो होता है वो मोनोप्रोटिक अम्ल, दूसरा डाइप्रोटिक अम्ल और तीसरा जो होता है ट्राइप्रोटिक अम्ल होता है। इसके बाद जो है हम लोग आगे अम्लों के बारे में देखेंगे कि अम्ल जो होता है वह जलीय विलयन में जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है। अम्ल जो है जलीय विलयन में ऊष्मा का सुचालक होता है। अम्ल जलीय विलयन में ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम लोग म्यूकैरियोटिक एसिड भी कहते हैं। कैरियोटिक अम्ल भी कहते हैं। HCl को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूकैरियोटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह पेट की एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण होता है। पेट की एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज जो है बाथरूम क्लीनर या तेजाब के रूप में इसका यूज होता है। बाथरूम क्लीनर या तेजाब के रूप में इसका यूज होता है। तेजाब के रूप में इसका यूज होता है। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक यह उपयोग है कि इसका यूज एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में, एक्वारेजिया सॉल्यूशन बनाने में इसका यूज करते हैं। एक्वारेजिया सॉल्यूशन में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। इसे हम लोग एक्वारेजिया सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वारेजिया सॉल्यूशन में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिले होते हैं। 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिले होते हैं। इसका यूज जो होता है मेटल धातुओं की साफ सफाई में किया जाता है। जैसे सोना, चांदी आदि को साफ सुथरा करने में यूज किया जाता है। सोनार जो होते हैं धातु की सफाई जो है एक्वारेजिया सॉल्यूशन में करते हैं। तो एक्वारेजिया सॉल्यूशन का यूज जो है धातुओं की साफ सफाई में किया जाता है। इसमें अधिक देर तक मेटल को रख देने पर वह पिघल भी जाता है। तो मेटल को, धातु को पिघलाने के लिए
धातु को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए भी एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला एसिड हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जो होता है बैटरी के पानी, बैटरी में इसका यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ऑयल ऑफ विट्रियल, इसे ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियल या तेल की बूंद, तेल का थोथा। ऑयल ऑफ विट्रियल यानी तेल का थोथा भी इसे कहते हैं। विट्रियल जो होता है वह 3 होती है, जैसे ग्रीन विट्रियल, हरा थोथा, व्हाइट विट्रियल, और ब्लू विट्रियल। ग्रीन विट्रियल जो है फेरस सल्फेट 7H2O, व्हाइट विट्रियल जिंक सल्फेट और ब्लू विट्रियल जो है कॉपर सल्फेट को कहते हैं। कॉपर सल्फेट जिसका सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है फेक आयल के नाम से भी जानते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज जो होता है पेट्रोल उद्योग में या रंग उद्योग में, पेट्रोल उद्योग और रंग उद्योग में, कलर उद्योग में भी किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज बैटरी में एसिड के रूप में किया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियल जिसे हम लोग कहते हैं, इसका यूज पेट्रोल उद्योग और रंग उद्योगों में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा भी कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा का कारण होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है, यह मार्बल कैंसर, स्टोन कैंसर का यह सबसे बड़ा कारण है। ताजमहल का रंग जो है पीला होने का कारण एसिड रेन यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, जिससे उसका कलर जो है आज भी पीला हो रहा है।
इसके बाद अगला एसिड हम लोग देखेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, जिसका यूज जो है अम्लराज एक्वा रेजिया बनाने में किया जाता है। अम्लराज या एक्वा रेजिया बनाने में इसका यूज किया जाता है, जिसमें HCl और HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, जिसमें एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिले होते हैं। तो हम लोगों ने अभी पहले पीछे पढ़ा कि नाइट्रिक अम्ल का यूज जो है एक्वा रेजिया बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला जो है यह इसे कांच के बोतल में जो है नहीं रखते हैं। नाइट्रिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखते हैं, क्योंकि यह कांच को गला देता है, गलाने का काम करता है, गलाने का काम करता है। नाइट्रिक अम्ल जो है कांच को गलाने का काम करता है, जिससे इसका यूज कांच पर या ग्लास की वस्तुओं पर लिखावट के रूप में, कांच पर लिखावट के लिए उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज जो है कांच पर लिखावट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसे जो है धातु की बर्तन, एल्यूमिनियम की बर्तन में रखते हैं, एल्यूमिनियम की बर्तन में रखते हैं। नाइट्रिक अम्ल को जो है एल्यूमिनियम की बर्तन में जो है हम लोग रखते हैं। इसका यूज जो है बारूद बनाने में किया जाता है। बारूद बनाने में जो होता है सल्फर, चारकोल और नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। उसके बाद इसका यूज विस्फोटक पदार्थ TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज जो है एक्वा रेजिया, कांच को गलाने में इसका यूज किया जाता है, कांच पर लिखावट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज बारूद बनाने में या विस्फोटक पदार्थ जैसे ट्राइनाइट्रोटोलुइन या TNT, TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन आदि बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज जो है फर्टिलाइजर के रूप में या उर्वरक के रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का यूज जो है हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगला यूज, इसका अगला यूज जो है, इसका यूज जो है नाइट्रिक अम्ल जो है यह भी अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद अगला हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे।
लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड को जो है लैक्टिक एसिड का यूज जो है, इसका यूज लैक्टिक एसिड दूध और दही में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो है दूध में और दही में पाया जाता है। यह जो होता है मानव शरीर के थकान का सबसे बड़ा कारण होता है। लैक्टिक एसिड मानव शरीर की थकान का सबसे बड़ा यह कारण होता है। दूध में मिठास का जो कारण होता है उससे लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज के कारण होता है। दूध की शुद्धता का मान लैक्टोमीटर से करते हैं। लैक्टोमीटर से करते हैं। दूध से दही बनाने में यूज होने वाले बैक्टीरिया का नाम लैक्टोबैसिलस है। लैक्टोबैसिलस है। तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का योगदान होता है। दूध में जो होता है कैसीन नामक प्रोटॉन पाया जाता है। कैसीन नामक प्रोटॉन जो है दूध में पाया जाता है। इसके बाद अगला एसिड जो है ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्जेलिक एसिड जिसका फार्मूला COOH होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका यूज जो है कपड़ों पर लगे धब्बों को, जैसे कपड़ों पर लगे लोहे की दाग को कपड़े पर लगे लोहे की दाग को छुड़ाने के लिए जो होता है ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड को पथरी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि कैल्शियम जो है हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे ब्लड में भी पाया जाता है।
तो यदि हम लोग की ब्लड में जो है कैल्शियम की मात्रा जो है अधिक हो जाए, कैल्शियम की मात्रा यदि बढ़ जाए, उसके बाद हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का यदि सेवन करते हैं तो ऑक्जेलिक कैल्शियम ऑक्जिलेट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग पथरी के नाम से जानते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है यह पथरी का सबसे बड़ा कारण होता है। यह जो है मानव शरीर में कैल्शियम के साथ, ब्लड में घुलनशील कैल्शियम के साथ मिलकर जो है यह पथरी का निर्माण करता है। आप जानते हैं कि ब्लड जो है हमेशा बहाव के मोशन में रहता है, बहते रहता है, जिसके कारण वह जाकर पित्त की थैली में या किडनी में जाकर जमा हो जाता है, जिससे वहां पर अधिकांशतः पथरी देखी जाती है। तो ब्लड में कैल्शियम की अधिकता होने के कारण यदि कैल्शियम ऑक्जिलेट का सेवन किया जाए तो वहां पर पथरी का निर्माण होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है यह सबसे ज्यादा टमाटर, पालक में पाई जाती है। टमाटर और पालक में सबसे ज्यादा यह पाई जाती है। इसके सबसे बड़ा स्रोत टमाटर और पालक है। तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्जेलिक एसिड का यूज कपड़ों पर लगे लोहे की दाग और स्याही के दाग को छुड़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद इसे पथरी के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे बड़ा स्रोत टमाटर और पालक होता है। इसके बाद अगला एसिड हम लोग पढ़ेंगे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3। इसका सूत्र जो होता है H3BO3 होता है, जिसे हम लोग बोरिक एसिड कहते हैं। तो बोरिक एसिड का यूज जो है आई ड्रॉप, आंख में डालने वाली दवा में इसका यूज करते हैं। इसका यूज घमौरी नाशक पाउडर बनाने में, घमौरी नाशक पाउडर बनाने में इसका यूज करते हैं। इसका यूज माउथ वॉश में किया जाता है। तो बोरिक एसिड का यूज जो है आई ड्रॉप बनाने में, घमौरी नाशक पाउडर बनाने में और माउथ वॉश में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला एसिड हम लोग पढ़ेंगे, अगला एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बोरिक एसिड का एक और यूज है जिसे एंटीसेप्टिक या मेडिसिन में इसका यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि कटे हुए स्थान पर या जले हुए स्थान पर मलहम बनाने में इसका यूज करते हैं। अगला एसिड हम लोग पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड। जिसका फार्मूला C6H8O7 होता है।
सिट्रिक एसिड C6H8 और O7 होता है। यह जो होता है सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है। इसका यूज जो है नमक की सफाई में, नमक को चमकदार बनाने में, नमक को चमकदार बनाने में, नमक को जो है चमकदार बनाने में इसका यूज किया जाता है। या धातुओं की सफाई में, धातुओं की सफाई में इसका यूज करते हैं। तो सिट्रिक एसिड का यूज जो है नमक को चमकदार बनाने में और धातुओं की सफाई में इसका यूज करते हैं। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या इसे मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल का 5 से 7% 5% से 7% का जलीय विलयन जो होता है सिरका कहा जाता है। सिरका के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका यूज जो है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में इसका यूज किया जाता है। यह जीवाणुनाशक होता है। यह जीवाणुनाशक होता है। इसके बाद अगला हम लोग अम्ल बेंजोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बेंजोइक एसिड C6H5COOH बेंजोइक एसिड, जिसे हम लोग बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं। बेंजोइक एसिड का यूज जो है, बेंजोइक एसिड सबसे अधिक मात्रा में घास में पाई जाती है। इसका यूज जो है खाद्य सामग्री को, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। बाजार में मिलने वाले अचार आदि में यह अधिक मात्रा में यूज होता है। इसके बाद अगला हम लोग एसिड फार्मिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड का यूज जो है
कॉस्मेटिक में इसका यूज किया जाता है, जैसे लिपस्टिक में जो होता है यह बेंजोइक एसिड पाया जाता है। उसको बनाने के लिए बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला एसिड फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। फार्मिक एसिड HCOOH। फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो होता है यह चींटी में पाया जाता है। इसे एथेनोइक एसिड भी कहते हैं। एथेनोइक एसिड। यह चींटी, लाल चींटी या बिच्छू के डंक में जो होता है यह पाया जाता है। इसके बाद आगे हम लोग और एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे माइलिक एसिड, सेब में लारिक एसिड जो होता है नारियल में, लारिक एसिड नारियल में पाया जाता है। यूरिक एसिड यूरिन में यानी मूत्र में। सियालिक एसिड आंसू में पाया जाता है। सियालिक एसिड जो होती है वह औरतों में या लड़कियों में जो होता है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद स्कार्बिक अम्ल। स्कार्बिक अम्ल जो होता है आंवला में पाया जाता है। इस बार स्कार्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड जो होता है इमली में पाया जाता है। टेनिक एसिड जो होता है जो चाय या कॉफी में पाया जाता है। टेनिक एसिड चाय या कॉफी में पाया जाता है। एक होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है यह कोल्ड ड्रिंक में बियर में पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में खट्टेपन का कारण जो होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने अम्लों के बारे में पढ़ा।
इसके बाद कल की क्लास में हम लोग क्षार के बारे में, बेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।